हर कोई, चाहे वो कोई न्यूली मैरिड हो या फिर कोई भी इंसान, एक बार लाइफ में चाहता है, जैसे न्यूली मैरिड लोग चाहते हैं कि वो हनीमून पर बाहर के देशों में जाएं, क्योंकि आजकल इंडिया में घूमना तो नॉर्मल बात है। लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। इंडिया में तो वो कभी भी घूम सकते हैं, बट बाहर के ट्रिप्स जो है ना ओकेजनली बनते हैं, खासकर आज भी इंडिया के मिडिल क्लास लोगों में। मिडिल क्लास लोगों में अभी इतना कॉमन नहीं है कि वो घूमने फिरने के लिए बाहर के देशों में जाए। और घूमने फिरने के लिए अगर बाहर के देशों में जाना है तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। बिना पासपोर्ट के आप इंडिया में तो चाहे कहीं भी ट्रेवल कर लो, फिर चाहे वो फ्लाइट से जाओ या ट्रेन से, बट अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो उसके लिए कुछ कंट्रीज को छोड़ के, जैसे नेपाल, भूटान वगैरह हो गया, उसके अलावा हर इंडियन को पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम जानेंगे पासपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस किस केस में आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पासपोर्ट को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता चुका हूं कि किस टाइप से आप एक एक प्रोसीजर जो है, यानी कि एक एक फॉर्म फिलिंग या फिर एक एक जो आपको पॉइंट है ना, वो चीजें मैं सब इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। बट फिर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको जाना है इस साइट पर, passportindia.gov.in पर। यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन जो है अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन भर सकते हैं। और अब जो है आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अपना पासपोर्ट जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली से ही अप्लाई करना है। बिल्कुल नहीं, पहले ये चीज होती थी, बट अब जो है ये चीज चेंज हो गई है और अब आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन जो है आपके करंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हो, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं मुंबई से अप्लाई करता हूँ तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन जो भी होती है ना, वो मेरे दिल्ली वाले एड्रेस पर ही होने वाली है। सबसे पहले बात करें कि अगर आपने पहली बार अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, काफी सारे क्वेश्चन ना मेरे को पहले वाली वीडियोस पे आ चुके हैं, तो मैं वो सब क्वेश्चन जो है ना वो भी आज इसकी वीडियो में, आज इस वाली वीडियो में जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपको चाहिए अपना 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट और उसके अलावा एक एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया और एक डेटा प्रूफ। अगर आजकल आपका आधार कार्ड में वो डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड है तो खाली वही आधार कार्ड भी चल सकता है, या फिर उसके अलावा आपको पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत पड़ सकती है। बट अगर आपने 10वीं तक पढ़ाई नहीं कर रखी, बल्कि आपकी पढ़ाई जो है उससे कम की है, या फिर आपके सर्टिफिकेट जो है, आपके सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, तो आप उस केस में क्या करवा सकते हो। अगर तो आपने 10वीं नहीं कर रखी तो आप ECR वाली कैटेगरी में अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। और उसके अलावा अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सारे मिसप्लेस हो गए हैं, कहीं चोरी हो गए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। एक तो आपको FIR की कॉपी देनी होगी, उसके अलावा जितनी भी जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना, या जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वो अवेलेबल है, तो आप वो एक प्रूफ में दे सकते हो। बट इन एनी केस अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं बचा तो आपको फिर वो FIR देकर और आपका पासपोर्ट जो है ना वो ECR कैटेगरी में ही बनने वाला है। अब काफी लोगों को ना ये दिक्कत होती है कि यार ये ECR और ECNR, ये जिसे हम नॉन ECR कैटेगरी कहते हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ECR का मतलब क्या होता है। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। और ECR कैटेगरी में अगर आप जॉब के पर्पस के अलावा किसी और काम से जा रहे हो, चाहे वो इलाज करवाना हो, चाहे फिर वो घूमना फिरना हो, तो ECR और ECNR में कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। ये दोनों टाइप के पासपोर्ट जो है ना इक्वली सेम काम करने वाले हैं। बट अगर जो डिफरेंस आता है ना वो आता है सिर्फ इसमें कि अगर आप बाहर किसी आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जा रहे हो, यानी कि आप किसी जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो ECR कैटेगरी में आपको इन 18 कंट्रीज में, जो आपकी स्क्रीन पर लिस्ट आ रही है, इन 18 कंट्रीज में इमिग्रेशन के टाइम पर जो है चेकिंग रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आपका नॉन ECR वाला कैटेगरी या ECNR वाली कैटेगरी में अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप इन 18 कंट्रीज में भी फ्रीली घूम सकते हो। उसके लिए आपका कोई भी इमिग्रेशन, किसी भी टाइप का इमिग्रेशन चेक जो है वो नहीं होने वाला। और अगर आपको ECNR कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको या तो क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, 10वीं से ऊपर की कोई भी आप एजुकेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर दूसरा क्राइटेरिया एक ऐसा भी होता है जिसमें आपका ऑटोमेटिकली ECNR कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई होगा या फिर ECNR कैटेगरी में बनेगा। वो ये केस है कि उसमें आपकी एज जो है, जिन लोगों की एज 55 से ऊपर हो जाती है ना, उन लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी उनका एजुकेशन प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। उनका पासपोर्ट जो है अबव 55 वाले लोगों को ऑटोमेटिकली पासपोर्ट जो है वो ECNR कैटेगरी में अप्लाई होता है। अब बात करें कि अगर आपने अपना पासपोर्ट री इशू करवाना है, यानी कि रिन्यूअल करवाना है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग काफी सारे लोगों को ना काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिनको मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस भी पढ़ूंगा और उसके आंसर भी मैं बताता जाऊंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने अभी तक जितने भी कमेंट्स आए ना मैंने उनमें पढ़ा, वो ये था कि मान लो किसी का फॉर एग्जाम्पल किसी का पासपोर्ट जो है जून 2023 में एक्सपायर हो रहा है,
तो वो कब अपना पासपोर्ट जो है रिन्यूअल के लिए कर सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर आपके पासपोर्ट में कोई भी चेंज नहीं है ना, यानी कि आपने कोई भी आपके पासपोर्ट में दिक्कत नहीं है या कोई भी परेशानी नहीं है, कोई पासपोर्ट आपका फटा नहीं हुआ या फिर किसी भी टाइप से डैमेज नहीं है, या फिर आपको आपके पासपोर्ट में किसी भी टाइप का कोई चेंज भी नहीं है, तो आप अपना पासपोर्ट जो है अपनी एक्सपायरी डेट से 1 साल पहले, यानी कि आपको मान लो आपका पासपोर्ट जो है 18 जून 2023 को एक्सपायर हो रहा है, तो आप जो है 19 जून 2022 के बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई यानी कि री इशू के लिए दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आपके पासपोर्ट में कोई चेंज है, यानी कि पुराने पासपोर्ट से जैसे मान लो आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, आपकी मैरिज हो गई है तो आपको अपना स्पाउस का नेम ऐड करवाना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक थी या फिर आपके फादर्स नेम मदर्स नेम में किसी में चीज में दिक्कत थी, आपको ECR से ECNR कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उन चीजों में आप अपना पासपोर्ट जो है कोई भी चेंज अगर आपके पुराने पासपोर्ट से नए पासपोर्ट में होता है तो उस केस में आप अपना पासपोर्ट जो है अपने एक्सपायरी टाइम से जो है पहले अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पासपोर्ट में कोई भी चेंज नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी से 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि जो एक्सपायरी का टाइम पीरियड रह जाएगा, विद इन 1 ईयर आप दोबारा री इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है NOC का, और वो किन किन लोगों को चाहिए वो चीज़ें अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर आजकल जो है उसमें प्रायर इंटीमेशन लेटर भी चल जाता है, और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ना, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते, बल्कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्राइवेट के तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है, तो इसीलिए उन लोगों को NOC की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो परमानेंट जैसे SBI के हो गए या फिर अपना LIC के हो गए या फिर गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके जो भी एम्प्लॉयज है ना, उनको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर प्रायर इंटीमेशन लेटर देने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज उनका पासपोर्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा या फिर पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर किसी भी टाइप की दिक्कत आ जाएगी और वो उनका पासपोर्ट जो है वो री इशू होने की बजाय रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझे नजर आया ना मेरे कमेंट्स में, वो ये था कि 10वीं की मार्कशीट की जरूरत जो है री इशू के टाइम पर भी चाहिए होती है क्या? तो इसका आंसर सिंपल सा है दोस्तों कि अगर आपका पासपोर्ट पहले ECNR कैटेगरी में बना हुआ है, यानी कि अगर उसमें आपको पासपोर्ट पर कहीं पर भी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी कि ECR नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि आपका ऑटोमेटिकली पासपोर्ट जो है ECNR कैटेगरी में बना हुआ है। और एक बार अगर आपका पासपोर्ट ECNR कैटेगरी में बन गया ना, तो आपको बार बार जब भी आप पासपोर्ट री इशू करवा रहे हो फॉर एनी पर्पस, तो आपको उसके लिए दोबारा से अपने कोई भी एजुकेशन प्रूफ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना पुराना पासपोर्ट या फिर जो चेंजेस हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और साथ में एक एड्रेस प्रूफ एडिशनल लेकर चलना, ये सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको और किसी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलियास कुरैशी जी ने पूछा था, और उन्होंने पूछा कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम जो है इलाश है, यानी कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, जबकि उनका करेक्ट नाम जो है वो है इलियास, और उनके पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम जो है इलियास ही है। बट अब उन्होंने पासपोर्ट जो है उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है दिसंबर 2021 में, बट अब उनका पासपोर्ट जो है वो दिसंबर 2021 में एक्सपायर हो चुका है, तो उनको अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? क्या बर्थ सर्टिफिकेट शो करना कंपलसरी है? उसके अलावा उनका एक और भी क्वेश्चन था कि उनकी 2018 में शादी हुई है बट उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो अपनी वाइफ का नाम ऐड करवा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। और काफी सारे लोगों को ना ये चीजें में यानी कि पासपोर्ट जब भी वो री इशू करवाते हैं ना, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया कि उनका पासपोर्ट पहले बना हुआ है, वो भी इलियास के नाम से, तो अब उनको दोबारा जब वो री इशू करवा रहे हैं ना, तो उसके लिए उनको दोबारा से बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जब आपका एक बार पासपोर्ट बन जाता है ना, तो मोस्टली ये चीजें होती है कि पुराने पासपोर्ट से ही जो डेटा है वो नेक्स्ट पासपोर्ट में, यानी कि जो आपका नया पासपोर्ट बन रहा है ना, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। अगर कोई चेंज है तो वो आप रेक्टिफाई करवा सकते हैं, अदरवाइज वो एज इट इज आपकी कॉपी पेस्ट हो जाती है, तो उसमें आपको किसी भी टाइप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इनका जो दूसरा क्वेश्चन था ना, उनका ये था कि 2018 में उनकी शादी हुई है और उन्होंने अपनी वाइफ का नाम जो है पासपोर्ट में ऐड करवाना है। तो इसके लिए अब मैं दोनों केस में बताऊंगा कि अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ का नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वाइफ ने अगर हस्बैंड का नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ का नाम ऐड करवाना है, तो देखो दोस्तों, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई भी किसी भी टाइप का आपको प्रूफ नहीं चाहिए। आप नॉर्मली जो है
अपना वाइफ का नाम सीधा जाके उनके काउंटर पे बता सकते हो कि मुझे अपना ऐड करना है, या फिर जब आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो कि मेरा अपने स्पाउस का नेम ऐड करवाना है। उस केस में आपसे किसी भी टाइप का कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की, यानी कि फीमेल्स की, जिन्होंने अपने हस्बैंड का नाम ऐड करवाना है। इसमें मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फीमेल को जब अपने हस्बैंड का नाम ऐड करवाना होता है तो उस केस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देखो, उसमें सबसे पहला तो चाहिए उनको अपना करंट एड्रेस प्रूफ, यानी कि शादी के बाद अब वो जिस एड्रेस पर रह रही हैं वो वाला एड्रेस प्रूफ चाहिए। अब उसके लिए आप आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, या फिर कोई आपके नाम पर बिल आता हो तो वो सब चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रूफ दिखा सकते हो। और उसके अलावा हस्बैंड का नाम ऐड करवाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप आधार कार्ड वगैरह अपडेट करवाओगे, आधार कार्ड या फिर कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ अपडेट करवा रहे हो, तो उसमें अगर आपके हस्बैंड का नाम लिखा होता है तो वो वहाँ से टैली कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो भी नाम लिखवाया है ना वो सीधा एज इट इज़ जो है ऐड हो जाएगा। उसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उसमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पड़ने वाली है अपने करंट एड्रेस प्रूफ की। अब ये नहीं है कि स्पाउस का नेम ऐड करवाना इतना भी आसान है। देखो, जिन केसेस में वैसे तो नॉर्मली बिल्कुल आसान है, बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको डिफिकल्टीज आ सकती है। जैसे अगर कोई डिवोर्स का केस हो गया, या सिंगल पेरेंट का, या फिर सेकंड मैरिज का जो केस होता है ना, तो उसमें आपको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जैसे अगर मान लो किसी का हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया और फिर हस्बैंड ने जो है सेकंड मैरिज कर ली, तो उसने अब अपनी वाइफ का नाम पुराने पासपोर्ट में कुछ और था, तो अब उसने अपनी नई वाइफ यानी कि सेकंड वाइफ का नाम जो है इसमें ऐड करवाना है। तो उसके लिए आप उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको चाहिए अपने डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद जो है वो अपने नई वाइफ यानी कि सेकंड वाइफ का नाम जो है इसमें अपने न्यू पासपोर्ट में अप्लाई करवा सकता है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप पासपोर्ट के लिए री इशू करवा रहे हैं, यानी कि अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा, जैसे री इशू के केस में पासपोर्ट हो गया, और फ्रेश वाले में आपको 10th का सर्टिफिकेट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए, तो वो सब चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा अपने देखो, फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ़ोटो जो है वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में जो है वो वहीं पर क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक आधार कार्ड। लेकिन आपको क्या करना होगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने 2 सेट फोटोकॉपीज़ की भी ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो है, किसी का भी देखो दिमाग का तो पता नहीं होता, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है मांग सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास अपने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज़ ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वहाँ पर आपको जो है फालतू में भागना दौड़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है कि अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, यानी कि कोई किसी भी पर्पज से आपने मान लो एक एड्रेस को छोड़कर दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर तो घर अपना है तो उस केस में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट करवा लिए हैं, जैसे बैंक की पासबुक हो गई, या फिर उसके अलावा कोई बिल वगैरह आता है आपके नाम पर, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और अगर आप रेंट पर रहते हैं तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप अपने नाम का रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं, वो भी आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ में ही चलने वाला है। अब लास्ट केस की बात करें तो वो है कि अगर आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए, यानी कि अगर आप पासपोर्ट के लिए तत्काल में अप्लाई करते हैं, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और वो भी सीधा तत्काल में, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें आपकी पोस्ट वेरिफिकेशन होती है, यानी कि पासपोर्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। जबकि बाकी केसेस में जो है नॉर्मल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्री वेरिफिकेशन होती है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन पहले होगी और उसके बाद पासपोर्ट जो है आपके पास पहुँचेगा। बट तत्काल के केस में आपकी पोस्ट वेरिफिकेशन होने वाली है। सो अब उसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपका एजुकेशन प्रूफ, आपका एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, और उसके अलावा जैसे मान लो इस केस में मान लो मैं फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जाता हूँ, तो उसमें मेरे को चाहिए एक तो 10th का सर्टिफिकेट। मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि आपके पास आपने 10th कर रखी है, तो उसमें आपको चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके अलावा जैसे आपने ये 3 आईडी प्रूफ तो रख लिए, एक और आईडी प्रूफ चाहिए, यानी कि आपको टोटल 10th सर्टिफिकेट के अलावा 3 एडिशनल आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, वो भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम क्रेडेंशियल्स वाले, यानी कि जो पापा का नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वही आपका आधार कार्ड में भी लिखा होना चाहिए, वही आपका पैन कार्ड में भी लिखा होना चाहिए, वही आपका सपोज आपने तीसरा जो अपना आईडी प्रूफ दिया वो ड्राइविंग लाइसेंस दिया या वोटर आईडी कार्ड दिया, यानी कि जितने भी आप अपने आईडी प्रूफ दे रहे हो ना, उसमें आपके भी नाम वही होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के जो भी पेरेंट का नाम लिखा हुआ है, फादर का नाम लिखा हुआ है, तो वो भी वही होना चाहिए। एज इट इज आपके डॉक्यूमेंट जो है मैच होने चाहिए। उसमें उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी ए को ई भी हो गया ना, तो वो आपका पासपोर्ट जो है रिजेक्ट हो जाएगा, और आपका तत्काल में अप्लाई करने का इतनी महंगी फीस देने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो फीस जो है रिफंडेबल नहीं होती है।
तो और अगर आप पासपोर्ट जो है तत्काल में रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुराना पासपोर्ट और उसके अलावा आपको वही चीज़ें यानी कि 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है अपने साथ रेडी रखने होंगे। तो वो जो है पासपोर्ट ऑफिस में वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है किसी भी टाइम मांगा जा सकता है। वैसे अपने पास हमेशा 3 सेम क्रेडेंशियल्स वाले डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई पोस्टपेड बिल हो गया या फिर कोई टेलीफोन बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो सारी लिस्ट वैसे ही आपको पासपोर्ट साइट पर मिल जाएगी। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्रेडेंशियल जो है वो बस मैच होने चाहिए। एक ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा ना तो आपका पासपोर्ट जो है, चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या फिर रिन्यूअल करवा रहे हो, तो आपका पासपोर्ट जो है इजीली तत्काल वाले क्राइटेरिया में अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हर लोगों के जब भी वो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं या री इशू करवाते हैं तो उनके दिमाग में आते हैं और उनके काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो मेरे को कमेंट्स में देखकर भी लगा कि भाई इन सब चीज़ों के लिए इन सब क्वेश्चन की जो है क्लियरिटी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि अब आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी क्वेरीज थी ना पासपोर्ट के रिगार्डिंग, चाहे वो फर्स्ट टाइम करवाना हो या री इशू करवाना हो, वो सारे क्वेश्चन, वो सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो गई होंगी। आप लोगों को उनके सॉल्यूशन जो है मिल गए होंगे कि आपको कितनी चीज़ें क्या क्या रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर चलने हैं और किस केस में अप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी काफ़ी हद तक। बट फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रह जाती है ना तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में या फिर जो मैंने पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रखी है आप किसी में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को और हर डाउट को भी क्लियर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से दोस्तों नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी इंटरेस्टिंग और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।